Yes, very good morning, boys and girls. Bit loud. Very good morning, boys and girls. एक साथ एक सुर में. Very good morning, boys and girls. I welcome you to the next session of 11th Standard Economics. 11वीं इकोनॉमिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है. हमने चैप्टर शुरू किया है पॉपुलेशन. The chapter we have started is population. In the last set of discussion, I have explained you the definition of the word population. What do you mean by population? The number of people living in a particular area is to be termed as population. As per the 2011 census, the population of India is 121.02 crores. In India, census or population counting is done every 10 years. It is done every 10 years. The last census is of 2011. After that, the population census of 2021 is postponed due to the pandemic of COVID. So we'll be soon having the census of 2021 as well. In the last set of discussion, I also explained you how population is a problem. See, the resources available with any country are limited. But if there is increase in the number of people of that particular country, that will create pressure on those resources. As the number of people increases, the pressure on the resources increases. And finally, that leads to a situation of population explosion. India is facing population explosion, where the growth of the population is less than the growth of the economy. हमारे यहाँ आमदनी 10 रुपए से 20 रुपए बढ़ रही है, लेकिन लोग 10 से 20 हो रहे हैं. सीधा लोग जो है वो 10 से 20 हो रहे हैं. दिस इज सिचुएशन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सिचुएशन क्या है? जहां पर ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी. अगर पॉपुलेशन की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इसमें दो ही तरीके हैं. एक तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ करें, एक तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करे. थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकोनॉमिक ग्रोथ लगेगी. आज के डेट में 2022 की हम बात करें, हमें हर साल 10 करोड़ नए जॉब्स की जरूरत है. डू यू रियली थिंक इन इंडिया 10 crore new jobs are being created? The answer is no. We are hardly creating 2 to 3 crore job every year. So there is a huge gap. Job requirement कितनी है? 10 करोड़ की. कितने बन रहे हैं? 2 से 3 करोड़. फिर बचे 7-8 करोड़ लोग क्या होंगे? बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट. ये इतने बेरोजगारी की वजह से फिर क्या होगा? पॉवर्टी. पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बढ़ते पॉपुलेशन से अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होगा? पॉवर्टी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट से अल्टीमेटली क्या होगा? पॉवर्टी बढ़ेगी. तो एक चेन है, एक सर्कल है. लेकिन इस सर्कल का पहला पॉइंट क्या है? पॉपुलेशन. तो हमें अगर भारत को एक विकसित, एक डेवलप्ड कंट्री के बतौर देखना है तो दो चीजें कर सकते हैं. आइदर वी इंक्रीज द ग्रोथ रेट, और आइदर वी रिड्यूस द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. एक तो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बढ़ाए या फिर पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को कम करे. दोनों में से एक चीज करना है, लेकिन दोनों में से कोई भी चीज पॉसिबल नहीं. इकोनॉमिक ग्रोथ इतने स्पीड से पॉसिबल नहीं है, और पॉपुलेशन ग्रोथ को बड़े तेजी से कम करना भी पॉसिबल नहीं है. इसीलिए आजादी से लेकर आज दिन तक पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस बिफोर द इंडियन इकोनॉमी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कल मैंने पॉइंट भी बताया था सिटीजन अमेंडमेंट बिल के ऊपर कि हमारे पास भारत में रहने वाले 138 करोड़ लोग ये है, और 7-8 करोड़ बाकी दहेज में आए वाले लोग हैं. कोई बांग्लादेश से, कोई श्रीलंका से, कोई नेपाल से, कोई भूटान से, कोई पाकिस्तान से, कोई अफगानिस्तान से, कहाँ से लोग, 7-8 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं, जो भारतीय नहीं लेकिन भारत के नागरिक के बतौर सारे के सारे फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं. सो हाउ डू वी लर्न एंड हाउ डू आई टीच द सब्जेक्ट? अंडरस्टैंड, whenever there is a concept, I will try to explain you the entire concept. Once I explain you the concept, then we'll have the reading of the text. Okay? कल मैंने पॉपुलेशन क्या है समझाया, यस और नो. पॉपुलेशन के बाद ब्रीफ ओवरव्यू पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं हम. तो एग्जैक्टली कल हमने न्यूज बुलेटिन भी देखा. तो इसका मतलब ये है कि हमें ओवरऑल आइडिया आ चुका है कि पॉपुलेशन है क्या एंड हाउ इट इज अ प्रॉब्लम फॉर द इंडियन इकोनॉमी. नाउ वंस वी आर क्लियर विद द इंट्रोडक्शन, लेट अस नाउ गो विद द टेक्स्ट व्हाट इज गिवन इन द इंट्रोडक्शन. तो उसके अंदर अगर कोई पॉइंट छूट गया है जो मैंने बताया नहीं, तो वो भी कवर अप हो जाएगा. तो जब कभी भी कोई कंसेप्ट स्टार्ट होगा, पहले उस कंसेप्ट को मैं पूरी तरह से सिखाऊंगा, और उसको सिखाने के बाद हम उसकी टेक्स्ट पढ़ेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक रेफरेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंड? जो सीबीएसई वाले हैं वो ध्यान दे. सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड में सबसे बड़ा डिफरेंस है नोटबुक्स का, टेक्स्ट बुक्स का.
सीबीएसई पैटर्न में तो आपको पता है जितने स्कूल उतने सारे बुक्स और उतने सारे पब्लिकेशंस। यहाँ एक सिंगल पब्लिकेशन है स्टेट बोर्ड। सीबीएसई स्कूल में हर स्कूल के अलग अलग किताबें अलग से अलग अलग रेफरेंस है। स्टेट बोर्ड में ऐसा नहीं, सिंगल बुक सिंगल रेफरेंस। एंड द पॉइंट टू बी नोटेड इज मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली। टेक्स्ट बुक के बाहर से ऐसा कोई फंडा स्टेट बोर्ड में नहीं है। स्टेट बोर्ड में मार्क्स स्कोर करना इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है कंपेरेटिवली। पहली बार ऐसा हुआ है स्टेट बोर्ड में कि इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न जो सेट था, उस पेपर पैटर्न सेट के बाहर जाकर पेपर सेट किया गया। जो क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में नहीं थे उससे बाहर जाकर उसके अंदर से क्वेश्चंस पूछे गए। तो मतलब इकोनॉमिक्स का ये जो साल का 12th स्टैंडर्ड का पेपर था, इट वाज नॉट एज पर द फॉर्मेट ऑफ व्हाट इज डिजाइन्ड बाय द बोर्ड। हर साल जो फॉलो करते हैं, हो सकता है होम सेंटर था शायद इसलिए उन्होंने पेपर टफ बनाया और कहीं से भी क्वेश्चंस दे दिए। लेकिन ऐसा टफ पेपर तुम्हारे टाइम पर एक्सपेक्टेड है नहीं है, बोल नहीं सकते। विल हैव टू सी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर एक और सीनियर बैच है, उन लोगों के बैच तक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, समझ जाएगा कि पेपर पैटर्न कैसा है। टेक्स्ट बुक के बीच से क्वेश्चंस आ रहे हैं या एक्सरसाइज के पीछे से आ रहे हैं। नॉर्मली ऐसा होता है, एसपी के ओसीएम पेपर में ऐसे ही हुआ है। मैंने जो गेस दिया था एज इट इज पूरा की पूरा पेपर का गेस आया है, पूरा, एक दो क्वेश्चन नहीं, पूरा पेपर एज इट इज जैसे गेस बताया था 2 दिन पहले वैसे के वैसे एज इट इज ओसीएम इको का आया है, ओसीएम और सेक्रेटरी प्रैक्टिस का आया है पूरा पेपर। सिर्फ इकोनॉमिक्स का गेस नहीं आया। मैं पहले ही स्टूडेंट को बोल रहा था 6 महीने पहले से कि आई एम नॉट श्योर अबाउट द गेस ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक बहुत शॉर्ट कर दी गई है एक, और इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन ही नहीं है। जैसे कि 8 तरह के ऑब्जेक्टिव्स है। कितने तरह के? 8 तरह के ऑब्जेक्टिव्स है। उन 8 तरह के ऑब्जेक्टिव्स में से कोई भी 4 तरह के ऑब्जेक्टिव्स आपको 20 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। पेपर पैटर्न क्या है? देयर आर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, ऑड मैन आउट, फिर असर्शन रीजनिंग, ट्रू और फॉल्स, है ना, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। ऐसे 8 अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। उन अलग अलग 8 तरह के क्वेश्चंस में से किसी भी 4 तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज अगर देखोगे, पूरे 8 तरह के क्वेश्चंस किसी भी एक चैप्टर में नहीं दिए गए। एक चैप्टर में एक का दूसरा टाइप है, तीसरे चौथे पांचवें टाइप है नहीं। तो मतलब इसके अंदर जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं वो इनकम्प्लीट है। तो फिर ऐसे केस में क्या करें? जैसे ही मैंने ये वाला पेपर देखा और समझ गया कि इकोनॉमिक्स का पेपर टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड नहीं है, तो इसका मतलब अपने पास रेफरेंस के लिए कुछ और तैयार करना पड़ेगा। तो जो उससे पहली जो बैच थी, यानी पहली बैच न्यू सिलेबस वाली, आपकी सीनियर की बैच जिसका रिजल्ट मैंने आपके साथ सर्कुलेट किया है 65 स्टूडेंट्स का, उससे सीनियर वाली बैच, हर्षराज, जयराज, वो जो बैच थी, जो ओएसिस वाले नंदन भैया, नंदन सारडा, अभिषेक सारडा, उनकी बैच, वो वाले बैच में, वो वाले बैच का रेफरेंस देखे तो वो वाली बैच पूरी ऑनलाइन बैच थी और अल्टीमेटली एग्जाम होगी 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 बोले और लास्ट में एग्जाम कैंसिल कर दिए और 11, 12 और 10th के एवरेज के ऊपर मार्क्स देकर पूरा 12th स्टैंडर्ड को पास करवाया दिया था, 10th एज वेल एज 12th, रिमेंबर। सो उस वक्त क्या हुआ था, एग्जाम होगी इस इंटेंशन से स्टेट बोर्ड ने कुछ क्वेश्चन बैंक रिलीज किए थे और उसमें एक क्वेश्चन बैंक था इकोनॉमिक्स का। वो जब क्वेश्चन बैंक मिला तब उसमें देखे गए कि मैक्सिमम जिस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए एक्सरसाइज में प्रैक्टिस के लिए, वो सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में दिए गए थे। तो इसीलिए अब जो 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट किया है, उन स्टूडेंट को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लिखवाता हूँ, साथ साथ क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चंस कंपलसरी लिखने पड़ते हैं ताकि फिर उसको प्रैक्टिस हो जाए। मैं आपको गारंटी देता हूँ ये एक्सरसाइज और वो क्वेश्चन बैंक, इसके बाहर से पेपर नहीं आ सकता। तो रेफरेंस के लिए पिछली बार समझा नहीं, क्योंकि नॉर्मली ऐसा कभी होता नहीं बोर्ड की टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के बाहर से क्वेश्चन थे। डिटेल आंसर में ऐसे क्वेश्चन थे जो कहीं पर टेक्स्ट बुक में नहीं है, एक्सरसाइज में नहीं है। इको में ऐसा हुआ, ओसीएम और एसपी में ऐसा नहीं हुआ। ओसीएम एसपी में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसी में आते हैं और ओसीएम एसपी में इतने क्वेश्चन है कि लिखते लिखते परेशान हो जाओगे। अभी चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको पढ़ाया, पढ़ाऊंगा, चालू करूंगा जॉइंट स्टॉक कंपनी आज, उसकी एक्सरसाइज 70-80 पेज की हो जाती लिखते लिखते। एसपी है वो, इसीलिए मैं बोलता हूं मैथ्स लो, ओसीएम मत लो। ओसीएम के अंदर भी वही हाल है, वहां पे भी तुमको फिर अगर ले लिया तो 70-80 पेज की थ्योरी है, फिर ओसीएम की थ्योरी, इको की थ्योरी, एसपी की थ्योरी, 3-3 चैप्टर की थ्योरी करते बैठोगे तो नाक की नो आ जाएगी।
उससे अच्छा मैथ्स में प्रॉब्लम है उतने प्रॉब्लम करने का, फेल तो होने से रहे। 20 मार्क के प्रैक्टिकल है, 24 मार्क के एमसीक्यूज है, 45 मार्क 50 मार्क तो अपने को ऐसे मिल रहे, बचे कितने 50 मार्क, थोड़ी बहुत मेहनत ले लेंगे तो 90 मार्क्स स्कोर करना मैथ्स में कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। इसके लिए अपने आप को एक ही बोलना है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, मैथ्स इज वेल, ऑल इज वेल, मैथ्स इज वेल। इसीलिए एक स्टेप बतौर मैं क्या करता हूं कोशिश कि 11th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट को कंपलसरी मैथ्स सीखने के लिए मजबूर करता हूं। हालांकि मेरा स्वभाव नहीं है किसी को कोई चीज कंपलसरी करवाने की। कोई स्टूडेंट बोले मेरे को सेमी सीखने का है तो उसको सिखा भी दूंगा 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन उसका यूज नहीं है। अल्टीमेटली समझने की कोशिश करो, 3 थ्योरी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो तो अल्टीमेटली तीनों थ्योरी सब्जेक्ट में आउट ऑफ आउट तो मार्क, पहली बात तो है थ्योरी में आउट ऑफ आउट मार्क आते हैं क्या? नहीं आते। क्या तीनों सब्जेक्ट में मिलके आपकी 20 एक मार्क कम हो सकते हैं? किसी में 95 आ गए, किसी में 94 आ गए, किसी में 96 आ गए, ऐसा स्कोर आएगा, है ना? तो ओवरऑल आपके मार्क्स कम आएंगे, हाँ या ना? ओवरऑल आपके मार्क्स कम आएंगे तो आपके 20 मार्क कम हो गए, मतलब आपके 3-4% आपके कम हो गए। तो 95% के रेंज में जा सकते हो क्या? अगर आपको 12th में 95% लेने के ड्रीम्स है, अगर आप 12वीं कक्षा में 95% तक जाना चाहते हो, मैथ्स लेना कंपलसरी है, क्योंकि वो सब्जेक्ट में आप 100 मार्क ले सकते हो। 99 के अपने 3 हाईएस्ट है, आप 100 तक जा सकते हो और 100 तक जाकर अपना ओवरऑल स्कोर बढ़ा सकते हो। संस्कृत में आप 100 तक जा जाओगे, आराम से जाओगे, मैथ्स में 100 तक चले जाओगे और अकाउंट्स में 100 तक चले जाओगे। तो 3 सब्जेक्ट आपके पास ऐसे रहेंगे जहां पर आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप पढ़ाई करो। सर ने बोल दिया 100 में से 100 आ जाएंगे, बस आ गए, पढ़ना पड़ता, मेहनत लेनी पड़ती, प्रैक्टिस करनी पड़ती। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैथ्स और अकाउंट की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, रेगुलर लेक्चर करने पड़ेंगे, मैडम ने बोले हुए सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम सॉल्व भी करना होगा, कंटाला नहीं करना। वहां पे छिचोरीगिरी कुछ नहीं चलती वहां पे। यू हैव टू बी वेरी सीरियस व्हेन इट कम्स टू मैथ्स एंड अकाउंट। ये 2 सब्जेक्ट के लेक्चर में जितने शांति से, जितने कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ोगे उतना अच्छा ये पेपर जाएगा। जितना बैठ के मोबाइल देखोगे, जितना बैठ के क्लास में टाइम पास करोगे, जितना बैठ के खुनिया करोगे, जितना बैठ के चिमटिया लोगे, जितने बैठ के टांगड़े में टांगड़े डालोगे, ये सब चीजें करते बैठोगे, फिर मैथ्स और अकाउंट बाउंसर जाता है बेटा। और मैं आपको बड़े साफ और क्लियर शब्द में बोल रहा हूं, एक बार अकाउंट्स 11th स्टैंडर्ड में हेडेक बन गया तो आखिरी 12वीं खत्म होने तक अकाउंट्स का कुछ मिलने लगता। फिर आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए 11th स्टैंडर्ड में अकाउंट से मस्ती नहीं करने का, मैथ से मस्ती नहीं करने का, ये 2 सब्जेक्ट के 2 लेक्चर में चिड़ी चुप बैठने का, हाथाची घड़ी तोंडा और बोट। टीचर जो सिखा रहा है सिर्फ उसकी तरफ ध्यान देने का, वो जो समझा रहा है सिर्फ वही सीखने की कोशिश करने का, ज्यादा मस्ती नहीं करने का। 2 सब्जेक्ट बहुत जरूरी है। अगर 11th का अकाउंट्स फेल दिया तो 12वीं अकाउंट्स में फिर लंगड़ी खेलनी पड़ती, क्योंकि 11th का बेस 12th में जाता है, मैथ्स का नहीं जाता लेकिन अकाउंट्स का जाता है। 11th मैथ्स में जो कॉन्फिडेंस होगा वो आपको 12th मैथ्स का कॉन्फिडेंस देगा। अगर आप 11th मैथ्स अच्छे से करते हो, कॉन्फिडेंट होते हो कि मुझे मैथ्स अच्छे से आ रहा है, तो क्या वो कॉन्फिडेंस 12th में आएगा? भले ही सिलेबस आगे मत आने दो, लेकिन कॉन्फिडेंस 12th में जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। आपको सिर्फ सुबह 7:30 8:30 से लेके 1-1:30 बजे तक क्लास है, बाकी पूरा दिन आपके पास फ्री है, आपको मोबाइल देखने के लिए, दोस्तों के साथ गप्पे मारने के लिए, मस्ती करने के लिए, बाकी पूरा दिन तुमको कोई नहीं रोक रहा। अभी जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, रोजाना टाइम लगा के लेने का, एक आधी कोई चीज की डिसिप्लिन चाहिए। डू यू रियली थिंक एनी पर्सन इज सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड विदाउट डिसिप्लिन? द आंसर इज नो। व्हाट इफ योर पेरेंट्स वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 12 PM सॉरी, आपके पिताजी रोजाना 12 बजे उठे, कौशल के पिताजी रोज 12 बजे उठेंगे, दुकान पे जाएंगे नहीं, दुकान खोलेंगे नहीं, चलेगा क्या? कौशल की रोजी रोटी रुक जाएगी, बर्गर कहां से खाएगा, पिज्जा कहां खाएगा, कॉफी लॉन्च कैसे जाएगा, है ना? क्यों मिलता है सब कुछ? क्योंकि हमारे पेरेंट्स एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। क्या आपके पिताजी रोजाना सुबह 9:30 मतलब 9:30 बजे जाके दुकान ओपन करते हैं? करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं। कोई दिन कंटाला करते हैं क्या? आज मेरा मूड नहीं है, अपने आप मूड ऑफ है तो पहले स्टेटस आता है, दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं, तुरंत स्टेटस आता है अपना, तो इंस्टाग्राम पे, स्नैप पे, व्हाट्सएप पे, व्हाटएवर, इमीडिएटली। समझ में नहीं आता आजकल के बच्चों का, कोई तो स्टेटस रख देगा मूड ऑफ,
अरे ठीक है ना, लोगों को क्यों बताना है? मतलब वो चाहता है कि उसे कोई पूछे, बता ना पिल्लू काय झालं रे, मूड ऑफ आहे तेरा, क्या हुआ बता ना. नाही नाही रे, फिर वो भाव का काय नाही रे. अरे सांग ना, तुला आपल्या मैत्रीची शपथ सांग. बर जाऊ दे, तू मैत्रीची शपथ देतो म्हणून सांगतो. काय सांगू आता, जाऊ दे. म्हणलं तो कॉपी लॉन्च नाही म्हणले रे, जाऊ दे आता, मूड ऑफ झाला सगळा. एकटा जीव सदाशिव. प्यार एक धोखा है, अभी भी मौका है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. ध्यान सिर्फ पढ़ाई की तरफ लगाए. नहीं तो वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा में आई, रंगीन कपड़ों में खिल खिल आई, सबकी पसंद निरमा. कुछ करना पड़ेगा फिर खानदानी धंधा. आप लोग समझने की, एक बात समझने की कोशिश करो. आप एक कच्चा रॉ मटेरियल हो, कच्चा बादाम जैसा है ना, कच्चा बादाम है ना, कच्चा बादाम. वैसे कच्चा बादाम जैसे हो तुम लोग, बहुत कच्चे कच्चे हो. तो कच्चा बादाम वाले को पक्का बनने को भी टाइम लगता है, लेकिन ये 2 साल बहुत महत्वपूर्ण है आपके लाइफ में. आपको पक्का बादाम बनना है तो कच्चे बादाम के इस पीरियड में अपने सब चीजों पे नियंत्रण और कंट्रोल रखना पड़ेगा. साफ साफ बातें बोल रहा हूं, बड़े हो गए हो, साफ साफ बोलना पड़ेगा आपको. आपके करियर, आपकी पढ़ाई और आपके गोल के अलावा लाइफ में और कोई चीज भी इंपॉर्टेंट नहीं चाहिए. जिस दिन लाइफ में करियर से ज्यादा पिल्लू इंपॉर्टेंट बन गई, मेरी आशिकी अब तुम ही हो, वहीं डूब गए समझो. समझने की कोशिश करें, हर एक चीज का एक प्रॉपर एज होता है. हर एक चीज का. इतना ज्ञान क्यों दे रहे सर? क्योंकि चैप्टर भी अपना है. आधी बेड़ा गर्क पॉपुलेशन का ये आशिकी में छुआ है. चैप्टर भी अपना वही है. पॉपुलेशन की पूरी जड़ फसाद ये आशिकी है और कुछ नहीं. पॉपुलेशन की आधी जड़ फसाद जब हम कॉजेस देखेंगे तो आशिकी है. तो बात ऐसी है दोस्तों, जो चीज जहां जिस उम्र में करनी चाहिए वो उसी उम्र में करे तो ठीक है. किसी भी चीज का अति घाई संकटत जाए, ऐसा बताया जाता है. सो दिस इज नॉट द एज टू गेट इन टू अदर थिंग्स. वेर टू बी फ्रैंक एंड टॉकिंग वेरी क्लियरली, दिस डेज relationships and all, this is like having a chocolate or something. अरे तुम्हारी एज क्या है? हमको पूछो 10 साल शादी क्यों है, कई को शादी क्या ऐसा लगता है फिर बाद में. अभी अच्छा लगता है, लेकिन ये सब चीजों में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना. आपकी उम्र ये सब चीजों में इंडल्ज करने की नहीं है. दिस इज द एज वेर यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, यू थिंक अबाउट योर करियर, यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर. डोंट इंडल्ज इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग्स. अपने आप को फोकस्ड रखो, अपने आप को पढ़ाई की तरफ झोंक के रखो. मैं, मेरी पढ़ाई, मेरा करियर. बच्चे कुछ टाइम में कुछ प्रोडक्टिव सीखने की कोशिश करो. अगर आप कोई वर्कआउट नहीं करते तो वर्कआउट करने की कोशिश करो. अगर आप में कोई चीज सीखने की पैशन है, जैसे किसी को म्यूजिक सीखना है, किसी को कोई स्पोर्ट्स सीखना है, तो उसमें टाइम डालो. बहुत से बहुत वक्त मिले तो दोस्तों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो. दोस्त, दोस्ती नहीं. दोस्त मीन्स दोस्त. दोस्त मतलब दोस्ती होता है. दोस्ती का मतलब प्यार शाहरुख खान ने बोल दिया, मतलब हर कोई वैसे नहीं लगाने का. दोस्त मतलब दोस्त, समझे? सो फंडा सब क्लियर रहे. फंडा ये है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. और पढ़ने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है, नहीं तो वो ध्यान लगाना पड़ता है. ध्यान जब लगाओ, सर पढ़ा रहे क्या, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, मन में गाना बज रहा है, एक कुड़ी जिदाना मोहब्बत गुम है. काम का नहीं, कोई काम नहीं. ये बेड़ा गर्क करेगा तुम्हारा, ये भविष्य खराब करेगा. बात समझ में आई? सबको क्लियर समझ में आया? अपने को फोकस रहना है. अपन कच्चा बादाम है लेकिन पक्का बनना है. पक्का बनने के लिए ध्यान लगाना जरूरी है, फोकस्ड रहना जरूरी है, सख्त बनना जरूरी है. सख्त लौंडे बनो, आगे जाओगे, तरक्की करोगे. चलिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है. नाउ लेट अस रीड द टेक्स्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन चैप्टर. व्हाट इज गिवन इन द इंट्रोडक्शन? इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. डज एनीवन वांट टू आर्ग्यू? डज एनीवन वांट टू आर्ग्यू? इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. मैं तो नहीं मानता. इज इट अ डेवलपिंग कंट्री? या है? इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. इंडिया इज अ
developing country, consistently showing an economic growth rate of 7 to 9% is an indicator of a developing economy. We are not having negative economic growth like Pakistan. We are having a positive economic growth. In the last quarter or the last year, India recorded an economic growth of around 7 point something, which is highest by any economy in the world. So India is a developing country. Now understand there is difference between developing and a developed country. And that difference between a developed country and a developing country is on the basis of the quality of life people in living in a country. जिसे हम मेजर करते हैं विद अ टूल जो आगे पढ़ाऊंगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. व्हाट इट इज कॉल्ड एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. ये बात तो सब लोगों को जनरल नॉलेज के बतौर पता होगी. आप इंडिया में रह रहे हो, कुछ लोग यूएस में रह रहे हैं. कंपेयर अगर करें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कहां पर है, इंडिया में है या यूएस में है? यूएस में. वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छे हैं, एजुकेशन अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हर चीज वहां पर हमारे इंडिया के कंपेरेटिवली अच्छी है. तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बेटर इन यूएस. सो हेंस इट इज कॉल्ड एज ए डेवलप्ड कंट्री. डेवलपिंग और डेवलप्ड के बीच का फर्क है क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो आज भी हमारे यहाँ इंप्रूविंग है, इंप्रूव्ड नहीं है. उसका सीधा एग्जांपल है बाजू में रहने वाला स्लम. अगर इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री होता तो कहीं पर भी स्लम होते क्या? लोग ऐसे रहते क्या जैसे है जिनके पास कपड़े नहीं है, खाने को खाना नहीं है, परेशान है, ऐसे रहते क्या? नहीं. तो इसका मतलब क्या है? इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. क्या हमारे यहाँ सब लोग ऐसे छे क्या जैसे बाजू में वैसे स्लम में रहते वैसे? नहीं. हम लोग हैं अच्छे घर से, अच्छे परिवार से, अच्छे खानदान से आते हैं. अच्छा खाने को मिलता है ना, जो चाहे वो मिलता है. अच्छा घूमने को मिलता है, हाँ, केंद्यू टीसीयू गाना लगा के मस्त ओला पे घूमने को मिलता है. 1-1 लाख की गाड़ी मिलती है, सब मिलता है. लेकिन इन सब चीज़ों के बदले में आपके पेरेंट्स आपसे एक चीज़ चाहते हैं, वो पढ़ाई करें. इफ़ यू आर रियली दैट लकी, इफ़ यू आर रियली दैट लकी दैट यू गेट food as and when you wish and as and what you wish, you should be very thankful to God that you have such kind of parents. There are certain parents in the India right now who can't even afford to give the food which their kids wish. बाजू में ही देख लो, उनके बच्चों का मन नहीं करता चॉकलेट खाने का मन करता है. लेकिन क्या उनके पेरेंट्स उनके लिए डेयरी मिल्क सिल्क ला सकते हैं? नहीं ला सकते. सिल्क उसको दे देंगे दिन भर, बाकी घर वाले क्या खाएंगे? वही राशन का 50 रुपए का चावल लाकर उसी में ये 5-6 लोग परिवार के लोग खाते हैं. क्या आपके पेरेंट्स आपके बोलने पर फटाक से 100-200 रुपए की चॉकलेट आपको देते हैं? देते हैं. दैट मीन्स यू शुड बी थैंकफुल टुवर्ड्स गॉड दैट दे हैव गिवन यू सच ए ब्यूटीफुल पेरेंट्स. लेकिन इतने प्यारे माँ बाप देने के बाद, इतना अच्छा परिवार देने के बाद, हम इस फैसिलिटी का क्या इस्तेमाल करते हैं? पिल्लू से बातें करने में, गेटिंग इनटू रॉन्ग थिंग्स, getting into things we should not get at a particular age. I am not saying everyone gets into these things, but recent trend shows majority are into this only. Even if you are not into this, you are into too much occupied into mobile and social media. Whether you not be into these things, प्यार धोखा विका में नहीं हो, लेकिन तुम मोबाइल में इतने हो इन्वॉल्व कि आप दिन में आपका आधा दिन मोबाइल में इन्वॉल्व करते हो. सोशल मीडिया हमारे लिए है, लेकिन हम सोशल मीडिया के लिए बन गए. कोई चीज अगर मैं कर लूं, अगर उसका स्नैप ना डालूं तो फिर क्या, तौहीन हो जाएगी, है ना. कॉफी शॉप पे गए, कॉफी पी रहे हो, अगर स्नैप नहीं डाले तो कॉफी बुरा मान जाएगी. अपना ठीक है ना, कॉफी बुरा मान जाएगी, टेस्ट खराब हो जाएगा. यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि आप जितने बार चाहे उतने बार खाना खा सकते हो, जो चाहे वो मन का खा सकते हो. सोचो अगर कोई ऐसे परिवार में होते जहाँ खाना मांगने पर भी माँ बाप खाना ना दे सके तो. आप इतने लकी हो कि ऐसे एसी वाले क्लासरूम में आकर बैठकर पढ़ सकते हो, सीख सकते हो. आपके पेरेंट्स ये फीस को अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते हैं. तो डोंट यू थिंक इट इज आवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक बेनिफिट ऑफ थिंग्स? यू शुड अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट. until unless you understand same, you cannot grow in life. खाली फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ा के, फ्रेंड सर्कल बढ़ा के कोई इंसान बड़ा नहीं हुआ. Can you tell me Mukesh Ambani का Instagram account? He does not use Instagram. Does he use Snap? No. He does not maintain streak. Does he use Facebook? No. Is he the richest person, one of the richest person in India? Yes.
गौतम अडानी, डज ही यूज इंस्टाग्राम? नहीं तो उधर काम चलो मीटिंग में, रुको मैं कुछ स्टोरी डालने दो. दे डोंट इवन हैव टाइम टू साइन चेक्स ऑल्सो. उन लोगों के पास चेक साइन करने का भी टाइम नहीं होता, और अपने पास फुल टाइम है. 5-5 मिनट को, 2-2 मिनट को हर चीज में अपन चीजों को अपडेट करते थे. सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहते हैं. ऐसे करते मेरी तरफ मत देखना सर, आप भी बहुत एक्टिव है, आप भी सोशल मीडिया पे. मेरा काम अलग है. मैं करता हूं, मेरा काम जो करता हूं वो मार्केटिंग बतौर है, क्योंकि मुझे स्टूडेंट से कनेक्ट करना पड़ता है. स्टूडेंट से कनेक्ट करने का एक ही मीडियम है, सोशल मीडिया. देयर इज नो अदर मीडियम. सो आई यूज सोशल मीडिया अ लिटिल बिट मोर, बट दैट इज विद अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. दैट इज विद अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. वो बिजनेस स्ट्रैटेजी के मुताबिक है. सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स एज अ स्टूडेंट. इफ यू आर सो लकी दैट यू कैन हैव एनी फूड ऑफ योर चॉइस. क्या क्लास में से हर कोई ऐसा है कि उसको मन जैसा खाना मिलता है? मिलता नहीं मिलता है. कोई दिन सब्जी बन गया आपके पसंद की नहीं बनी, मम्मी को बोल दो तो मम्मी आपके लिए अलग से सब्जी बनाती है ना. बहुत बार हुआ ऐसा घर में. जाऊ दे, तुला आवडत नाही ना चकुली घे, तुला वेगळी भाजी करून देते. तो इतने लकी हम हैं. हम बात करते हैं अम्बेडकर की, हम बात करते ग्रेट पीपल की, पर्सनैलिटीज की. इन लोगों के पास खाने को नहीं था, बैठने को क्लासरूम नहीं थे, लाइट नहीं था, स्ट्रीट लाइट के पोल में बैठ के पढ़ के ये लोग आज इतने विद्वान बने हैं. और हमारे पास इतने सब कुछ फैसिलिटीज होकर हमारे पास लेक्चर देखने के लिए टाइम नहीं. इवन आफ्टर यू बीइंग एब्सेंट. These are very small and minute things you should understand as a student. अगर ये मेरी बात दिल को चुभी ना, और अगर इसमें इंप्रूवमेंट लाया ना, तो लाइफ में आधी जंग तो ऐसे ही जीत गए. फिर आप जो भी ठानो वो बन जाओगे. Whatever you decide, you will become in life. But these are basic things you should understand as a student. I am a teacher. I am your mentor. Being your mentor and guide, it is my responsibility to make you understand where you are going wrong and where you are going right. Be very thankful to your parents. Go home today, say your parents thank you. वो पूछना चाहिए भाई क्या हो गया, जादू की झप्पी दे देना. लेकिन वो आपसे जो उम्मीद करते हैं, नहीं तो क्या नॉर्मली थैंक यू शिव गाने के बाद ही जाता है. या कभी कोई कांड कर लो, फिर माँ बाप मार देते, फिर जाके मुंह भरने का सॉरी. फिर भी हमारे पेरेंट्स हमको माफ करते हैं ना. और क्वेश्चन करते हैं ना, माफ करते हैं. कभी कभार ऐसे ही रैंडमली ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि ऐसे जाके पेरेंट्स को थैंक यू बोलो, उनको गले लगाओ? ऐसा मन नहीं करता. फादर्स डे को बरोबर करेगा पापा, बाकी दिन कोई फादर को पूछता नहीं. मदर्स डे को मम्मी ये ना अपन सेल्फी कर, लेकिन बाकी दिन मदर को कोई नहीं पूछता. सिट टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर पेरेंट्स, हैव सम गुड फ्रेंड्स, हैव सम गुड मेंटालिटी. Have some good mentality, have some good friends, have some good environment, inculcate some good habits, inculcate a vision of developing yourself in a career. अपने आप को एक करियर, एक दिशा में डेवलप करने के लिए एक विजन बनाओ, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकोगे. India is a developing country. Does everyone agree? Yes. The rate of economic development of the country depends upon the quantitative as well as qualitative growth, which can be measured in terms of population, national income, per capita income and etc. भारत की तरक्की अगर मेजर करना है तो उसके लिए हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को समझना पड़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को समझना पड़ेगा. इकोनॉमिक ग्रोथ समझने के लिए हमें पर कैपिटा इनकम यानी हर व्यक्ति की इनकम को समझना पड़ेगा. ये सब चीजों को अगर हम समझे तो हम इंडिया की तरक्की को समझ सकते हैं. Population refers to the number of people living in an area at a given point of time. Did I explain you this? What is population? Population is the number of people living in a particular area. जैसे हमने कल एग्जांपल दिखा आइलैंड का. उस आइलैंड में पहले अकेला कौन था? मोरलवार. फिर उसकी वाइफ आई तो पॉपुलेशन कितना हो गया? 2 के हुए 4, 4 के 6, 6 के 12, etc. etc. So that is nothing but the number of people living on that particular island. That is to be defined as population. Population in India is measured once in every 10 years through census survey. Did I explain you this? हमारे यहाँ सेंसस हर 10 साल में लिया जाता है. According to 2011 census, population was 121.02 crores. India ranks second in the world next to China. I hope ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया है. और डीएनए के उस न्यूज के मुताबिक, रिसेंट ट्रेंड्स के मुताबिक ये बात भी साफ है, आने वाले 2024-25 तक भारत विश्व में पॉपुलेशन वाइज विल बी द नंबर 1 कंट्री. हम पॉपुलेशन में भी, जनसंख्या में भी
वर्ल्ड में नंबर 1 होने वाले हैं. Yes or no? Tejas Lakshate. India has 17.5% of the world population, but it occupies only 2.4% of the world's land area. Did you hear that news bulletin properly? लास वेगास यूनाइटेड स्टेट्स का एक शहर है. कंधे को कंधा लगाकर अगर सब लोग खड़े रहे तो पूरा विश्व उसके अंदर आराम से बैठ सकता है. मतलब जगह का प्रॉब्लम है क्या? नहीं है. लेकिन फिर भी जगह का प्रॉब्लम दिखता है अपने को. क्यों दिखता है? बिकॉज देयर इज इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. कैसे इनइक्वालिटी? भारत के पास जमीन कितनी है? 2.4% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड. तेजस लक्ष्य दे. हाउ मच इज द लैंड? 2.4%. पूरी दुनिया के जमीन का कितना जमीन है अपने पास? सिर्फ 2.4%. लेकिन भारत में रहे कितने लोग रहे? 17.5%. एज पर द रिसेंट ट्रेंड्स. और बढ़ते पॉपुलेशन को देखें, 17 करोड़ बढ़ गए. मतलब लगभग 20% लोग अपने भारत में रह रहे हैं. 2011 से 2021 तक जमीन बढ़ती है क्या कभी? भारत का मैप बढ़ रहा है क्या? नहीं. भारत का मैप जितना था उतना ही था. मतलब 2011 में भी अगर अपने पास 2.4% लैंड थी तो आज भी कितनी है? 2.4%. लेकिन पॉपुलेशन तब कितना था? 121. आज लगभग 138 करोड़ जा चुका है. यानी हम पूरे दुनिया की 20 करोड़ आबादी को संभाल रहे हैं, लेकिन अपने पास जमीन कितनी है? सिर्फ 2.4. ये जो स्टैट्स है ये उल्टे हो जाते हैं. अमेरिका में उल्टा हो जाता है. 20% लैंड 2.4 लोग है. इसीलिए वहां देखेंगे अपना बॉलीवुड के पिक्चर में बताते हैं ये बड़े बड़े घर रहते हैं, है ना. बड़े बड़े मैंशंस, बड़े बड़े घर, बड़ा बड़ा फार्म, उसमें ये वो महल जैसा घर. क्योंकि वहां जमीन उतनी है, लोग कम है. हमारे यहाँ सब उल्टा है. हमारे यहाँ सब उल्टा है. हमारे यहाँ उल्टा कैसे है? हमारे यहाँ लोग ज्यादा है, जमीनें कम है. हमारे यहाँ लोग ज्यादा है, जमीनें कम है. इसीलिए मुंबई में देखते साथ 1 BHK फ्लैट का रेंट 50,000, क्योंकि लोग ज्यादा है, जमीन कम है. Are you getting my point? Population statistics are compiled and published by the Office of the Registrar General and Census Commissioner of India. Census Commissioner of India वो व्यक्ति होता है जो हमारे यहाँ 10 साल का सेंसस का डेटा कलेक्ट करते हैं और 10 साल के बाद डेटा को अनाउंस करते हैं. कौन करता है हमारा पॉपुलेशन डेटा अनाउंस? द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया. द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इज द पर्सन हु इश्यूज द सेंसस डेटा ऑफ एवरी 10 years. Are we okay and fine? Yes or no? Hi Anna. ठीक है. Next, there are certain facts which have to be known. Kautilya wrote Arthashastra in 3rd century BC. It is described as collection of population statistics as measure of the state policy for taxation. Kautilya means चाणक्य. चाणक्य wrote अर्थशास्त्र. कब लिखा है उसने? In 3rd century BC. जहां पर उसने जनगणना के ऊपर साफ साफ लिखा है. उन्होंने लिखा है कि मौर्य वंश में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी लोगों की जनगणना होना, पॉपुलेशन सेंसस होना जरूरी है. क्यों जरूरी है? जब राजा ने पूछा व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू काउंट द पीपल? टू डिसाइड ऑन द टैक्सेशन पॉलिसी. जितने लोग रहेंगे फिर उनके हिसाब से उनपे से कितना टैक्स वसूल करना है ये पता होगा. मान लो मेरे पास 2 लोग हैं, दोनों से ही मेरे को टैक्स देना है तो मुझे टैक्स इन दोनों से ज्यादा वसूल करना पड़ेगा. वहीं 200 लोग हैं तो हर किसी से थोड़ा थोड़ा भी टैक्स ले लो तो मेरे पास टैक्स अच्छा खासा आ सकता है. तो कितने लोग हैं उसके आधार पे मुझे ये समझ में आएगा कि टैक्स कितने लोग हैं. आज सिर्फ 8 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं इंडिया में. 130 करोड़ लोग टैक्स पे नहीं करते. इसीलिए ये 8 करोड़ लोगों को इनकम का 30% टैक्स देना पड़ता है. अगर एग्रीकल्चर आउटपुट इज पुट टू टैक्स तो मतलब 80 करोड़ लोग टैक्स भरना शुरू कर देंगे. जैसे ही 80 करोड़ लोग टैक्स भरना शुरू कर देंगे इनकम टैक्स का रेट 30% से सीधा सीधा 3% 5% पे लाया जा सकता है. कितने परसेंट पे? 3% 5%. लेकिन उसके लिए सभी लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा. लेकिन अपने यहाँ टैक्स कितने लोग भर रहे हैं? सिर्फ 8 करोड़. इसीलिए वहां पर टैक्स रेट ज्यादा है. तो टैक्स कितना वसूल करना है, टैक्स पॉलिसी कैसे होगी, ये समझने के लिए लोगों की संख्या कितनी है ये समझना जरूरी है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इसके बारे में पहली बार किसने बताया था? कौटिल्य ने, चाणक्य ने. तो चाणक्य वाज द फर्स्ट पर्सन हु एडवोकेटेड अबाउट पॉपुलेशन सेंसस. जनगणना के बारे में पहली बार प्रस्ताव किसने रखा था? चाणक्य ने. और उसके बाद मौर्य एम्पायर में जितने लोग थे उनकी एक्चुअल में जनगणना हुई थी, पॉपुलेशन काउंटिंग उनकी हुई थी. A systematic and modern population census in its present form was conducted in the year between the year 1865 and 1872. 1865 से लेके 1872 तक
जो अभी 10 साल का हम सेंसस निकालते हैं, ऐसा पहली बार कब लाया था? 1865 and 72. Was India free that time? Was India under British rule? It was British India that time. So Britishers were the first who started with the modern census. जो आज हम 10 साल का जो सेंसस लेते हैं, इसकी पहली बार शुरुआत किसने की? ब्रिटिशर्स ने की. कौन से साल में की? 1865. 1865 से लेके 1872 तक पहली जनगणना भारत में मॉडर्न तरीके से की गई. However, 1872 has been popularly labeled as the first population census. 1865 में उसकी शुरुआत हुई जनगणना की. कंप्लीट कब हुई? 1872 में. और 1872 में भारत का मॉडर्न डे का पहला सेंसस आया. पहला सेंसस मॉडर्न डे भारत का कब आया? 1872. Hence it is labeled as start of the census. उसके बाद कब आया? 1882, 1892, 1892 के बाद 1902, 1912, ऐसे वो 10-10 साल की रोलिंग में फिर आता रहा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे वो 10-10 साल की रोलिंग में आता रहा. लास्ट सेंसस कब का है हमारे पास? 2011. On July 1987, world population crossed 500 crores. जुलाई 1987 पूरे दुनिया का पॉपुलेशन 500 करोड़ क्रॉस हुआ. जैसे ही वो 500 करोड़ क्रॉस हो गया, 5 बिलियन जैसे ही क्रॉस हुआ, hence 11 जुलाई is observed as world population day. 11 जुलाई अभी 2 दिन पहले गया है ना, 2-4 दिन पहले. तो 11 जुलाई को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. क्यों? बिकॉज 1987 में दुनिया का पॉपुलेशन 500 करोड़ क्रॉस हुआ था. अभी ओके? यस और नो? Trends in population is the next set of discussion we'll be discussing back on Monday. Okay, thank you so much.